गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। चौथा जो क्वेश्चन है वो है एक वस्तु नियत वेग से गतिमान है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो बताइए वस्तु को विरामावस्था में लाने में कितना कार्य करना होगा। वस्तु को विरामावस्था में लाने का मतलब ये हुआ कि वस्तु को स्थिर अवस्था में लाना है, वस्तु को रोकना है, तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया? 0। रुकी हुई वस्तु का वेग क्या होगा? 0 होगा। तो अंतिम वेग तो 0 है। प्रारंभिक वेग अपन मान लेते हैं, मान लो v है। ठीक है, तो या u भी मान सकते हैं इसको कि अपन u मान लें, या प्रारंभिक वेग अपन v मान लेते हैं। और इसे विरामावस्था में जब लाया जाता है अर्थात v2 बराबर 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमारी न्यूटन की गति की तीसरी समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as, ये अपन ने पढ़ा था। उससे अपन a निकाल लेंगे। ठीक है, पक्षांतरण करके हम वहां से a निकालेंगे। अपन ने पीछे सूत्र भी पढ़ा था, a निकालने वाला हमने पीछे सूत्र पढ़ा हुआ है। तो v² माइनस u² बटे 2s, ये किससे निकला? न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से। ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, और ये दूरी है। अंतिम वेग कितना है हमारे पास में? 0। तो v का मान तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। u की जगह अपन क्या लिखेंगे? v लिखेंगे। प्रारंभिक वेग हमने क्या माना? v माना। अंतिम वेग हमने क्या माना? 0 माना। तो अंतिम वेग v है, इसकी जगह तो अपन रख देंगे 0। ठीक है, और इसकी जगह हम रख देंगे v²। समझ में आएगा? इस 2s को ऊपर ले जाओ a के पास में, तो यह आ जाएगा 2as बराबर 0 माइनस v²। ठीक है, तो ये स्टेप समझ में आएगा। यहां से v² का मान पता चल जाएगा, 2as बराबर माइनस v²। केवल मान रखा है u और v का। न्यूटन की तीसरी समीकरण में केवल u और v का मान रखा है। v की जगह क्या रखा है? 0। u की जगह क्या रखा है? v। ठीक है, यहाँ हमारे पास में समीकरण नंबर 1 जो प्राप्त हुई वो हुई 2as बराबर माइनस v²। ठीक है, अब कार्य का सूत्र क्या है? हमें निकालना तो कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर बल गुणा विस्थापन F.S। ठीक है, और F बराबर m में होता है। चूंकि F बराबर m है तो F की जगह अपन क्या लगा देंगे? m में लगा देंगे। तो F की जगह तो हमने लिख दिया ma, और ये s आ गया। तो W बराबर हमारे पास में सूत्र क्या बन गया? MAS। ठीक है, अब हमें इसका यूज लेना है। यहाँ क्या है? 2as, और हमारे पास में क्या है? as। तो हमें यहाँ 2 चाहिए, गुणा में 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2 का गुणा और 2 का भाग। इसमें हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा W बराबर 1/2। 2 का तो भाग कर दिया, 2 का गुणा कर दिया। MAS हमारे पास में MAS था, उसमें हमने 2 का गुणा कर दिया और 2 का ही हमने भाग लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ ये जो राशि बनी 2as, इसकी जगह हम समीकरण 1 से मान रख सकते हैं 2as का। तो 2as की जगह हमने मान क्या रख दिया? माइनस v²। तो यहाँ 2as की जगह हम क्या रख देंगे? माइनस v²। ठीक है, इस माइनस को ले आगे, तो यह जाएगा माइनस 1/2 mv²। तो W बराबर माइनस 1/2 mv²। तो इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। एक वस्तु अगर एक समान वेग से गतिशील है तो उसे रोकने के लिए हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यांत्रिक ऊर्जा मैंने आपको बताया था गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। ठीक है, और जिस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा वहां स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अर्थात दोनों का योग हमेशा नियत रहेगा। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यदि निकाय की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, एवं जब गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी।
यदि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्रमशः डेल्टा ईपी और डेल्टा ई के हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, एक ऊर्जा में कमी आई तो दूसरी ऊर्जा बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, डेल्टा ईपी बराबर माइनस डेल्टा ई के। अब ये माइनस क्यों आया? अब सपोज अपन मान लो बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा में 2 की कमी आई। पहले 8 था, 8 जूल था, अब 6 जूल हो गया, तो 2 कम हुआ, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2 बढ़ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा मान लो पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऊर्जा में कमी आती है तो दूसरी ऊर्जा बढ़ती है, तब यहाँ माइनस लिखेंगे। अगर दोनों बढ़ती तब यहाँ प्लस आता, दोनों कम होती तब भी यहाँ प्लस आता। ठीक है, एक में परिवर्तन धनात्मक हो रहा है, दूसरे में परिवर्तन ऋणात्मक हो रहा है। एक में एक कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, उल्टा हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस आया। आया समझ में? अब इस वाले पद को हम जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तब इन दोनों का योग क्या जाएगा? ये माइनस वाला चिन्ह क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा, तो ये जाएगा डेल्टा ईपी प्लस डेल्टा ई के बराबर 0। मतलब टोटल ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो 0 हो जाएगा। या कुल यांत्रिक ऊर्जा, ये दोबारा रिपीट हो गया, ये दोबारा आ गया है, इसको दोबारा मत लिखना, ये दोनों स्टेप पीछे आ चुके। यहाँ कुल यांत्रिक ऊर्जा ईएम बराबर ईपी प्लस ई के, ईपी प्लस ई के यहाँ पर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ के कर लेना। एक तो गतिज ऊर्जा है और दूसरी है यहाँ पर एक स्थितिज ऊर्जा। वास्तविकता में संपूर्ण चक्र में यांत्रिक ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है, लेकिन निकाय की संपूर्ण ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। अब यांत्रिक ऊर्जा देखो, मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा नियत रहती है, ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा की अपन बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा में मान लो कुछ कमी आ रही है तो वहाँ ऊर्जा क्षय हो रहा है, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या प्रकाश के रूप में, 3 रूप में ऊर्जा का क्षय हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अगर यांत्रिक ऊर्जा में कुछ कमी आती है तो वह किस रूप में रूपांतरित हो जाएगी? ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा के रूप में। क्लियर? तो E बराबर EM। EM का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, प्लस ऊष्मा प्लस घर्षण प्लस अन्य, जैसे मैंने बताया प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा बराबर नियत। तो टोटल ऊर्जा जो है वो नियत रहेगी। ठीक है, तो ये इसमें यांत्रिक ऊर्जा में कुछ कमी आती है, वो अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित हो जाती है और कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। एक वस्तु मुक्त रूप से ऊंचाई से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा निरंतर कम होती है। इस प्रक्रिया में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार हो रहा है? देखिए, कोई भी वस्तु है उसको अपन ऊपर से नीचे डाल रहे हैं, पहले वो धरातल पे थी, धरातल से हम उसको ऊपर ले गए, तो हमने कार्य किया। वस्तु अपने आप ऊपर नहीं जाएगी, हम वस्तु पर कार्य करेंगे तब उस वस्तु ऊपर जाएगी। और जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तब उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को धरातल से ऊपर ले गए, जैसे मान लो ये एक वस्तु है, इस वस्तु को धरातल से हम ऊपर ले गए, ये एच ऊंचाई पर ले गए। ठीक है, एच ऊंचाई पर ले जाने पर इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई mgh। अब यहाँ पर हमने इसको पकड़ रखा है,
छोड़ते ही क्या होगा, नीचे आएगी जाएगी सीधी, ठीक है ना। तो हमने इसको पकड़ रखा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है कितनी, mgh अधिकतम है, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या है, 0। यहाँ गतिज ऊर्जा क्या है, 0, क्योंकि ये वस्तु रुकी हुई है, गतिशील नहीं है। अगर वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 होती है, ठीक है। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये गति करेगी, ये नीचे की ओर आएगी, ठीक है। जब नीचे की ओर आएगी तो धीरे धीरे इसका वेग बढ़ेगा और ऊंचाई क्या होगी, जैसे मान लो यहाँ है, फिर ये यहाँ आएगी तो ऊंचाई क्या हो गई, कम हो गई ना, ऊंचाई कम हुई, और नीचे आई तो ऊंचाई और कम हो गई। हम सूत्र लगा रहे हैं mgh, h धीरे धीरे कम हो रहा है, m वही है, g वही है, केवल h कम हो रहा है। mgh में h जब कम होगा तो धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा जो mgh उसका मान कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, लेकिन कौन सी ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है ना। तो टोटल जो यांत्रिक ऊर्जा है वो नियत रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो जब स्थितिज ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आती है तो कौन सी ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा में कमी, जितनी कमी आई उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, नियत, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे पास में जो यांत्रिक ऊर्जा है वो 10 है, यांत्रिक ऊर्जा कितनी है, 10, ठीक है, बराबर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 10 प्लस गतिज ऊर्जा कितनी है, 0। ये कब है, जब वस्तु यहाँ है, गतिज ऊर्जा 0, स्थितिज ऊर्जा 10, यांत्रिक ऊर्जा भी 10। अब ये यहाँ आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई तो ये जो 10 है ये कम हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कम होगी ना, कम होगी तो कौन सी बढ़ेगी, गतिज बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी, देखो बराबर, ये कम हुई, ये मान लो 8 हो गई, 10 से कितनी हो गई, 8 हो गई, तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, बोलो कितनी बढ़ेगी, 2। 0 से कितनी आ गई, 2 आ गई, टोटल कितना हुआ, 10, ठीक है। फिर ये कम होगी और 8 से कितनी आ गई, 6 आ गई, तो ये कितनी जाएगी, 4 हो जाएगी। ये 6 से फिर मान लो 5 हो गई, तो ये कितनी जाएगी, 5 हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये वाली जो ऊर्जा है, पोटेंशियल ऊर्जा है, वो तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। तो इस प्रक्रिया में इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो हमेशा क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसके आंसर में भाषा पेपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पृथ्वी के धरातल पर वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान मुक्त रूप से ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। अब मैंने ये कहा धीरे धीरे कम होते होते क्या होगा, ये जमीन पर आ गई, ये जमीन पर आ गई, ये जमीन है यहाँ आ गई, अब यहाँ आ गई तो ऊंचाई क्या है, धरातल से ऊंचाई क्या होगी, 0, धरातल से ऊंचाई क्या होगी, 0 होगी। जब mgh में h 0 है तो mgh का मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, 0 हो गई। ये ऊर्जा जो है कम होते 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 कितनी हो गई, 0, और ये बढ़ते 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 कितनी बढ़ गई, 10, ठीक है ना। तो मुक्त रूप से ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जितनी कमी होगी उतनी ही वृद्धि होगी। स्थितिज ऊर्जा में कमी उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के तुल्य होती है। स्थितिज ऊर्जा में 2 की कमी आई तो गतिज ऊर्जा 2 बढ़ जाएगी। वस्तु ऊंचाई से जैसे जैसे धरातल की ओर आती है उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और समान मात्रा में गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये मैंने आपको बता दिया उदाहरण देकर, ठीक है। ये बन पढ़ चुके, ये होता है गतिज ऊर्जा बराबर माइनस स्थितिज ऊर्जा, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, टोटल कर लो 0 आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर।
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। इसको मैकेनिकल, इसको पोटेंशियल और इसको काइनेटिक। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। इस पूरी प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यदि निकाय की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाएगी, और गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है। ऊर्जा क्षय किस प्रकार होता है? जब ऊर्जा क्षय 3 प्रकार से मैंने बता रखा है। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश आदि के रूप में क्षय हो जाता है। ऊर्जा के क्षय होने से हमारा तात्पर्य यह है कि रूपांतरण या संचरण की प्रक्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग एक ऐसे रूप में बदल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। मान लो अपन मशीन चला रहे हैं, ठीक है, हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, लेकिन मशीन आवाज करती है, बोलते हैं ना। आप भी पानी ऊपर चढ़ाते होंगे, टंकी में ऊपर चढ़ाते हो ना पानी नीचे से, तो मोटर चलाते हो ऊपर चढ़ाने के लिए, तो मोटर क्या बिना आवाज के ऊपर चढ़ जाती है? न तो वो गर्म हो न वो आवाज करे। ऐसा संभव है क्या? नहीं है ना। वो आवाज कर रही है, वो ध्वनि कर रही है, वो ध्वनि हमारे क्या काम की? कोई काम की नहीं है। उससे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, वो ऊष्मापन क्या काम में ले रहे हैं? हम उस पानी गर्म नहीं कर सकते उससे, हम उससे प्रेस नहीं कर सकते, हम उससे खाना नहीं बना सकते। वो ऊष्मा हमारे लिए अनुपयोगी है, कोई उपयोग नहीं है उसका। तो ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होना जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको अपन कहते हैं ऊर्जा क्षय। ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे बदल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं। हालांकि कुछ ऊर्जा संरक्षित रहती है, किंतु इस अनुपयोगी क्षय के कारण हम 100% निकाय नहीं बना सकते। 100% निकाय का मतलब वही है कि हम जो कार्य करना चाहते हैं केवल वही कार्य हो। हमने पंखा चलाया, बिना मोटर गर्म हुए पंखा चलेगा क्या? आवाज भी नहीं करे और गर्म भी नहीं हो। पंखा चलाने का मतलब हमने विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला है। ठीक है। अब यांत्रिक ऊर्जा बदलने के लिए वो आवाज भी करेगा, पंखा चलेगा तो, और वो मोटर गर्म भी होगी। पंखे के ऊपर मोटर लगी रहती है, वो गर्म हो जाएगी। तो 100% दक्ष नहीं है वो। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से लेकर घरों तक उपभोग होने में ऊर्जा क्षय किस प्रकार होता है, ये मैंने आपको बता दिया। दोबारा मैं एक बार रीडिंग लगा देती हूँ। ऊर्जा क्षय, ऊष्माक्षय। ऊष्माक्षय के अधिकांश भाग ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अनुपयोगी होता है। यह तापदीप्त बल्ब में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। ध्वनि, प्रकाश ध्वनि, विभिन्न प्रकार के दहन प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश ऊर्जा के रूप में उपयोगी होता है। यहाँ ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा लिखना है, यहाँ प्रकाश ऊर्जा, ये ध्वनि मत लिखना। फिर तीसरा है ध्वनि ऊर्जा। टक्कर, घर्षण, अन्य प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि के रूप में भी क्षय होता है। घर्षण आदि के कारण अणुओं में होने वाले कंपन दाब तरंग में बदल जाते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे किसी भी चीज, गाड़ी चलती है, किसी भी चीज को अपन आवाज हो रही है, ठीक है, घर्षण से आवाज होती है। वाहनों में आंतरिक दहन, इंजन में जब डीजल या पेट्रोल का उपयोग होता है तो इसकी रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, जो पिस्टन पर दबाव डालती है एवं पिस्टन घूमने लगता है, और यांत्रिक ऊर्जा वाहन के पहिए को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में इंजन की ध्वनि, दहन के दौरान उत्पन्न प्रकाश, पहिए एवं सड़क के बीच घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा जैसे कई अनुपयोगी कार्य में ऊर्जा क्षय होती है। वाहनों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन की कुल ऊर्जा क्षमता का करीब 1/4 दक्षता ही वर्तमान में हम वाहनों द्वारा प्राप्त करते हैं। 1/4, 25%। डीजल का, पेट्रोल का 25% भाग ही गाड़ी चलने के काम आता है, बाकी 75% व्यय होता है, खर्च होता है, अनुपयोगी रहता है। ऊष्मा ऊर्जा शक्ति किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य क्या है? तीनों की परिभाषाएं लिखनी है। यह बल एवं विस्थापन के गुणनफल से ज्ञात करते हैं। कार्य W की गणना
W बराबर शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय भी होता है क्योंकि शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। कार्य एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं जिसका मात्रक जूल है, यह एक अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि, शक्ति अदिश राशि। कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट। ठीक है। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। माना कोई साधन t समय में W कार्य करता है तो P बराबर W बटा T, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। यह भी एक अदिश राशि है। जिस वस्तु की शक्ति अधिक होगी उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होगी। शक्ति अधिक होने पर ऊर्जा भी, जितना ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है उसमें उतनी ऊर्जा रहेगी, वो ज़्यादा कार्य कर सकेगा, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा रहती है उसकी। ठीक है। विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? कोयला संयंत्र से कैसे विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? कोयला संयंत्र वाला करना है पूरा। ठीक है। आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जब कण आवेशित हो जाते हैं तो आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत क्षेत्र पास के दूसरे आवेशित कणों पर बल निरूपित करता है, उन्हें गति प्रदान करता है जिससे ऊर्जा संचरण होती है। और आपको कोयला संयंत्र वाला करना है पूरा। डायग्राम आपसे बन जाता है तो बना लेना, बहुत अच्छी बात है अगर आप बना लोगे तो। ठीक है ना। एकदम छोटी छोटी चीजें मत बनाओ, एक आउटलाइन बना दो। ठीक है। कोयला संयंत्र से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति, इसमें कोयले में स्थित रासायनिक ऊर्जा का दहन करके ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। इस ऊष्मा से उच्च कोटि के परिशुद्ध पानी को भाप में बदला जाता है। यह भाप टरबाइन को गति प्रदान करती है जिससे टरबाइन घूमने लगती है एवं टरबाइन से जुड़ी जनित्र से विद्युत उत्पन्न होता है। ये कोयले वाले मैंने आपको बता रखा है। उसमें जल विद्युत संयंत्र द्वारा कैसे उत्पादन, जल विद्युत संयंत्र वाला करना है पूरा। जल यंत्र, ये जल संयंत्र मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर। ठीक है। जल विद्युत संयंत्रों में बांध बनाते हैं। पानी में स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। इस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन घुमाए जाते हैं। टरबाइन घूमने पर जुड़े जनित्र में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। पहले पानी को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाकर के ऊपर से गिराया जाता है। ऊपर क्यों ले जाते हैं? स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए। ऊपर से डाला क्यों जाते हैं? वो गतिज ऊर्जा में बदल जाए और जिससे टरबाइन को। ठीक है। तो आज इतना पढ़ेंगे, कल संभवतः ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कर लेना, मैं बार बार कहती हूँ। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।